Hey guys, welcome back to my channel HL Vibes. I'm Harshika Lakhina with you. So, today we'll continue our chapter number 10 Financial Markets. हमने पिछली क्लास में फाइनेंशियल मार्केट्स और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स की क्लासिफिकेशन. सो फाइनेंशियल मार्केट्स दो तरीके की होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट. और कैपिटल मार्केट की भी दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. सो मनी मार्केट क्या होती है? मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स which deals with monetary assets whose period of maturity is less than 1 year. That is, मनी मार्केट हमारी वो मार्केट है जहां से हम शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए जो मार्केट होती है वो मनी मार्केट होती है. मींस हम वहां से शॉर्ट टर्म फंड्स जो है वो प्रोक्योर कर सकते हैं. शॉर्ट टर्म फंड्स कौन से होते हैं? जिनकी मेच्योरिटी विद इन 1 ईयर हो जाती है. मींस 1 ईयर के अंदर अंदर हमारे को वो पे बैक करने होते हैं. ठीक है, तो विच डील्स विद मॉनेटरी एसेट्स. मॉनेटरी एसेट्स मीन्स आपके ये सारे जो एसेट्स हैं वो मॉनेटरी एसेट्स में आएंगे. ठीक है, तो वो मॉनेटरी एसेट्स जिनकी डीलिंग्स होती हैं जो, और मॉनेटरी एसेट्स वो जिनके जो 1 ईयर के अंदर ही आपके मेच्योर हो जाते हैं, वो आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं. और आपको मनी मार्केट से वहां से आप डील करते हो शॉर्ट टर्म फंड्स के अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए. So, okay, money market is a market for short-term funds which deals with monetary assets whose period of maturity is up to 1 year. Up to 1 year means 1 year या 1 year से कम. ओके, सो शॉर्ट टर्म फंड्स या हम कह सकते हैं मॉनेटरी एसेट्स जो होते हैं वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं मनी के. दैट इज हाईली लिक्विड होती है. ओके, सो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी का क्या मतलब है? जो फटाफट हमारे मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो लिक्विडिटी होती है हमारी मनी मार्केट में बहुत ज़्यादा. उसके बाद हमने कहा ये हम जो शॉर्ट टर्म फंड्स को हम जो प्रोक्योर करते हैं, मॉनेटरी एसेट्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे को टेम्परेरी शॉर्टेजेस ऑफ कैश को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं. मीन्स अगर कई बार बिजनेस में टेम्परेरी शॉर्टेज हो जाती है कैश की, तो हम फटाफट से क्या करते हैं, अपने मॉनेटरी एसेट्स को जो शॉर्ट टर्म होते हैं उनको हम प्रोक्योर कर लेते हैं और अपनी नीड्स को फुलफिल कर लेते हैं. फाइन. सो अब इसके पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? मनी मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट्स एक्सेट्रा. ओके, सो अब मनी मार्केट हमने पढ़ लिया कि जहाँ से हमारे को शॉर्ट टर्म फंड्स मिलते हैं. अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे मॉनेटरी एसेट्स हैं कौन से जो शॉर्ट टर्म है. ओके, जो मनी मार्केट में अवेलेबल होते हैं. सो फर्स्ट इज ट्रेजरी बिल. ट्रेजरी बिल, लेट्स बिगिन. ट्रेजरी बिल जो होता है वो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, शॉर्ट टर्म होता है, हाईली लिक्विड होता है. दैट इज आप उसको फटाफट कन्वर्ट कर सकते हो कैश में. शॉर्ट टर्म मीन्स 1 ईयर के अंदर अंदर आपको उसकी पेमेंट करनी होती है. और हाईली लिक्विड का मतलब है कि आप उसको फटाफट कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. और क्या होता है? अनसिक्योर्ड होता है. मीन्स इसके लिए आपको कोई कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं पड़ती है. फाइन. तो अब ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया maturing in less than 1 year. They are also known as zero coupon bonds. देखो, जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को मिलते हैं. दैट इज गवर्नमेंट को जब भी बोरो करने की जरूरत पड़ती है तो वो ट्रेजरी बिल इशू करती है और आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. फाइन. इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं और ये शॉर्ट टर्म होते हैं, ये अनसिक्योर्ड होते हैं, ये हाईली लिक्विड होते हैं और इसका यील्ड दैट इज हमारे को इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, पक्का है. और इसका रिस्क जो होता है वो एकदम नेग्लेजिबल होता है. दैट इज हमारे रिस्क ऑफ डिफॉल्ट होता ही नहीं है एक तरह से, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा है, आरबीआई ने पैसे हमारे को देने हैं. ठीक है, तो जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है तब गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू करती है. तो ट्रेजरी बिल्स आर इशूड इन हाईली लिक्विड and have assured yield and negligible risk of default. They are issued at a price which is lower than the face value and it is repaid at par. That is, जब गवर्नमेंट इशू करती है, दैट इज गवर्नमेंट को जरूरत है, दैट इज गवर्नमेंट, एक ट्रेजरी बिल क्या होता है? एक एक्नॉलेजमेंट होती है, दैट इज एक पेपर होगा. ठीक है,
वो जब गवर्नमेंट को बोरो करने की ज़रूरत होगी, गवर्नमेंट को कैश की ज़रूरत होगी, तो गवर्नमेंट जो है वो इशू करेगी ट्रेजरी बिल। तो जिसको खरीदना है वो खरीदेगा। फाइन। अब ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो 25,000 के वैल्यू के होते हैं, उससे स्टार्ट होते हैं और उसके बाद 25 के मल्टीपल्स होते हैं। तो जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो गवर्नमेंट जो है वो जितने का वो ट्रेजरी बिल है उतने पे नहीं खरीदती। और जैसे एग्जांपल लेती हूँ, अगर 1 लाख का ट्रेजरी बिल है जो गवर्नमेंट ने इशू करा, ठीक है, और किसी कंपनी ने वो बिल खरीदा, तो वो जो बिल खरीदेगी, लेट से वो 90,000 पे खरीदेगी, दैट इज लेस देन फेस वैल्यू पे खरीदेगी। उसके बाद जब वो रीपे करने का टाइम आएगा, दैट इज अगर सपोज 91 डेज के लिए उसने ट्रेजरी बिल खरीदा था, तो जब 91 डेज के बाद जब वो रीपे होगा तो 1 लाख ही रीपे होगा। तो इसका मतलब है हमारा 10,000 जो है वो इंटरेस्ट आ गया। ओके तो ये जो 10,000 है वो हमारा इंटरेस्ट है, हमारी अर्निंग्स है, और ये एकदम हमारी एश्योर्ड अर्निंग्स है कि हमारे को होंगी ही होंगी, और रिस्क बहुत कम है। और ये जो है हमारा प्रॉमिसरी नोट की फॉर्म में दिया जाता है, क्योंकि ये क्रेडिट वर्दी कंपनीज को ही दिया जाता है। फाइन। सो उसके बाद दैट इज ये ट्रेजरी बिल था जो गवर्नमेंट ही देती है जब गवर्नमेंट को बोरिंग की जरूरत होती है, उसकी शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं कुछ। उसके बाद आता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर is a short term unsecured promissory note negotiable and transferable by endorsement। दैट इज जो आपका कमर्शियल पेपर है वो भी सेम ऐसे ही है, हाईली लिक्विड होता है। वो हाईली लिक्विड है, इसमें क्या मतलब है कि आप उसको आगे किसी को इंडोर्स कर सकते हो, किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। अगर मैंने खरीदा है, उसके बाद मेरे को पैसों की ज़रूरत आ गई और आगे कोई और खरीदना चाहता है, तो मैं उसको दे सकती हूँ। तो ये क्या हो गया, वो मेरे को पैसे दे देगा और एट द एंड जो पेमेंट मिलेगी वो उसको मिलेगी, अब मेरे को नहीं मिलेगी। फाइन। तो और ये भी क्या होता है, ये भी प्रॉमिसरी नोट की फॉर्म में होता है, ये भी अनसिक्योर्ड होता है, दैट इज इसके लिए कोई कोलेटरल की ज़रूरत नहीं होती है। और कमर्शियल पेपर जो है वो लार्ज कंपनीज, जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी है, वही कंपनीज जो है ये इशू करती हैं कमर्शियल पेपर को। सो ये भी शॉर्ट टर्म होता है। फाइन। उसके बाद ये चीज़ आती है कि ये लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज जो हैं वो लेती हैं, क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू मार्केट रेट्स, और वो ये यूज़ करती है अपनी फाइनेंस को ही फाइनेंस करने में। इसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। देखो इसका एक एग्जांपल है, सपोज अगर एक बड़ी कंपनी है, उसको इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं। इक्विटी शेयर्स की अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, मैंने आपको बताया था फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, दैट इज अब उसको भी बहुत सारी कॉस्ट लगती हैं, लाइक ब्रोकरेज लग रही है, कमीशन लग रही है, और प्रिंटिंग, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो भी उसके हैं, ठीक है। इसके लिए वो क्या करती है, बैंक से बोरो ना करके वो खुद का वो कमर्शियल पेपर इशू कर देती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट भी कट हो जाती है और उसकी शॉर्ट टर्म नीड्स भी पूरी हो जाती है। तो बेसिकली ये किससे यूज़ करा जाता है, ये सीजनल नीड्स और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए किया जाता है। ओके तो कमर्शियल पेपर हमारा हो गया। उसके बाद आती है कॉल मनी। कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस repayable on demand with a maturity period of 1 day to 15 days used for interbank transactions। इसका मतलब है जो कॉल मनी है वो हमारे लिए नहीं होती, वो बैंक के ट्रांजैक्शंस के लिए होती है। बैंक को आपस में, बैंक की इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, तो बैंक जब आपस में बोरो करते हैं उसको कॉल मनी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे जो बैंक्स हैं उनको आरबीआई बोलता है कि आपको कुछ ना कुछ कैश जो है, मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करके रखना है, और आरबीआई जो है वो कैश रिजर्व रेशियो जो है वो चेंज करता रहता है। तो जब वो चेंज करता रहता है इस रेशियो को, तो बैंक, कई बार क्या होता है बैंक के पास उतना पैसा नहीं होता है अवेलेबल, तो उस पर ये मैंडेटरी होता है कि उसको उसके पास होने चाहिए ये पैसे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं बैंक, क्या करते हैं बैंक ये पैसे दूसरे बैंक से बोरो कर लेते हैं। तो जब वो ये बोरो करते हैं, ये कॉल मनी होती है,
और जो इस बोरोड मनी पे उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो कॉल रेट होता है, ठीक है। तो बैंक आपस में जब ये ट्रांजैक्शन करते हैं बोरोइंग की अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए, वो हमारी होती है कॉल मनी, और जो रेट लगता है उस पर वो होता है कॉल रेट। और कॉल रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है, वेरी करता रहता है, डे टू डे वेरी करता है, और कभी कभी तो आर टू आर भी चेंज करता रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके, तो अब ये हमारी ये सीन आता है कि अगर कॉल रेट जो है वो कॉल रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अदर सोर्सेज से। अगर मतलब कॉल रेट हाई है मीन्स कॉल रेट ज़्यादा है, तो हमारे लिए बाकी सारे रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल हो जाएंगे। हम कहेंगे कि हमारे को ये महंगा पड़ने लग जाएगा क्योंकि अब बाकी सोर्सेज सस्ते पड़ने लग जाएंगे। तो इसलिए जब कॉल रेट ज़्यादा होगा तो हम बाकी सोर्सेज से अपने फंड्स रेज करेंगे, और जब कॉल रेट कम होगा तो हम इसी सोर्स से अपने फंड्स जो हैं वो रेज कर सकते हैं, बाकी बैंक से बोरो कर सकते हैं, ठीक है। सो अदर शॉर्ट टर्म यहाँ ये मैंने समझा दिया सब कुछ। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है वो भी अनसिक्योर्ड होता है, नेगोशिएबल होता है और बियरर फॉर्म में होता है। बियरर फॉर्म मतलब जिसको आप दे दो वो आपकी पेमेंट होगी एक तरह से, ठीक है। बियरर फॉर्म मतलब ये नहीं, बियरर फॉर्म होता है कि किसको भी दे दो आप उसके लिए वो कैश की तरह काम करेगा। ये बैंक्स इशू करते हैं, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये इशू करते हैं। कब इशू करते हैं? जब उनके पास पैसे नहीं होते, ठीक है। दैट इज जब डिपॉजिट्स जो होते हैं वो कम आ रहे होते हैं और क्रेडिट की डिमांड जो होती है वो हायर होती है, ठीक है। तो जब डिमांड हायर होती है और दैट इज लोग आ रहे हैं आपके पास बोरो करने के लिए, और आपके पास उतने डिपॉजिट्स है ही नहीं, डिपॉजिटर्स डिपॉजिट करवाने आ ही नहीं रहे, तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट बॉडीज को ये पैसे, ये सीडी दे देते हैं, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे देते हैं, और वो बियरर फॉर्म में देते हैं। दैट इज आप जिसको भी आगे दे दोगे वो एक तरह से कैश की तरह काम करेगा, और मैच्योर होने पर आप उसको बैंक से लिक्विड करवा सकते हो, दैट इज उससे बदले में कैश ले सकते हो। फाइन। उसके बाद आता है हमारा कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल इज बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जब भी हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो हमारे डेटर्स बन जाते हैं, दैट इज हमारे पास एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि हमारे ये डेटर है, इनको हमने क्रेडिट सेल करी थी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो प्रूफ ऑफ पेमेंट होता है, एक तरह से प्रूफ ऑफ सेल्स होता है, और ये होता है कि आपको पेमेंट करनी है, आपने मुझसे सामान लिया था और आपको पेमेंट करनी है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, जो हमारे डेटर्स होते हैं, जब हमने क्रेडिट सेल करी होती है तो जो हमारे डेटर्स बनते हैं उनको हम बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। उनसे हम वो हमारे को एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके देंगे, एक्सेप्ट करके देंगे कि हम इस डेट पर इतनी पेमेंट करेंगे। तो जो हमारे अब जैसे मैंने सेल करी है तो मेरे पास वो बिल ऑफ अगर बिल रिसीवेबल है तो इसका मतलब ये है मेरे पास कैश है, या तो मैं, मेरे पास अब 3 ऑप्शन हो जाते हैं, या तो मैं वेट करूँ मैच्योरिटी डेट का कि 3 महीने की, सपोज अगर 3 महीने की डेट है, 3 महीने बाद उस बंदे ने मेरे को बोला है कि तुम मैं पेमेंट करूँगा आके, तो या तो मैं वेट करूँ इतने टाइम तक कि मेरे को वो आके देगा, तब जाके मैं तब मेरे पास ऐसे आ जाएंगे, या तो फिर मेरे पास सेकेंड ऑप्शन होता है कि मैं आगे किसी को इंडोर्स कर दूँ। सपोज ए, बी और सी है, 3 लोग हैं, ठीक है। ए ने बी से सामान लिया क्रेडिट पे, तो ए ने बी को क्या दे दिया, BR दे दिया कि मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूँगा। उतनी देर में बी ने सी से सामान लिया और सी जो है वो बी का क्रेडिटर बन गया, मीन्स अब बी को सी को पैसे देने हैं, तो उसके पास जो BR पड़ा है वो सी को दे सकता है अगर अमाउंट सेम है, या सेटलमेंट करके जो भी है वो बी, ए का जो BR पड़ा है वो सी को दे सकता है। दैट इज मेच्योरिटी डेट आने पर सी जो है वो ए से अपने पैसे ले सकता है। अब बी का काम खत्म, बी ने यहाँ से पैसे लेने थे और यहाँ पे देने थे, उसने वही पैसे एक तरह से वही BR सी को दे दिया कि तू अपने आप ए से पैसे ले लियो। तो अब बी का रोल खत्म, ए बी को पैसे देगा, ए सी को पैसे देगा और सी ए से पैसे ले लेगा, बस। और थर्ड ऑप्शन होता है अगर हमारे को अर्जेंट नीड आ जाती है, सपोज मेरे को पैसे चाहिए और मेरे पास BR पड़े हैं,
तो मैं क्या करूँगी, मैं बैंक के पास जाऊँगी और उनको बोलूँगी कि डिस्काउंट करवा दो। दैट इज़ अब ये जो बिल है वो उसमें से कुछ बैंक जो है वो कुछ चार्जेस डिडक्ट करके मेरे को पैसे दे देगा, ठीक है। तो मेरे को मनी रिटर्न कर देगा और वो बिल ऑफ एक्सचेंज मेरा जो है वो कट हो गया। दैट इज अब बैंक जो है वो किससे पैसे लेगा, वो ए से पैसे लेगा, ठीक है। बी को अपने पैसे मिल गए, चाहे उसको जो भी चार्जेस हैं वो पे करके मिले, बट उसको इंस्टेंट पैसे मिल गए। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। तो जब भी एक ट्रेड बिल, जब क्रेडिट जो हमारा डेटर है जिसको हमने क्रेडिट सेल करी है उसने साइन कर दिया तो वो हमारा कमर्शियल बिल बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स थे जो कि हमारे डील होते हैं मनी मार्केट में। शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए बिजनेस इनको खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट क्लास एक्चुअली वी विल स्टार्ट कैपिटल मार्केट। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। अटेंड द नेक्स्ट वीडियो टू। तब तक के लिए बाय।